हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज 4th क्लास है। आज से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट है। आज हम पहला प्रोग्राम करने वाले हैं। पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस प्रोग्राम में हैज क्यों लिखा जाता है, इंक्लूड क्यों लिखा जाता है, str.h का मतलब क्या है, ये टैग जो लगे हुए इनका मतलब क्या है, इसकी जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं, वॉइड मेन का मतलब क्या है, यानी कि इसमें जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आपके ये पहला प्रोग्राम समझ में आ जाता है तो सी लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आज की वीडियो बहुत खास है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा यदि आप भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नहीं देखी है तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो ये मैंने लाइन क्यों लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं कमेंट लाइन। यदि मैं इस लाइन को नहीं भी लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम मेरा फिर भी चलेगा और आउटपुट तब भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखी है, इस लाइन को हम बोलते हैं कमेंट लाइन। क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलेंगे कमेंट लाइन। अब ये हमने कमेंट लाइन क्यों लिखी है, कमेंट लाइन का मतलब होता है जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि मैंने बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए यदि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है जो हमने प्रोग्राम बनाया है कि किस लिए बनाया है, क्या इसका यूज है, ये क्या करेगा, तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हम किसी को प्रोग्राम दिखा रहे हैं बना के, अपने टीचर को दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो ये जो कमेंट लाइन होती है, तो कमेंट लाइन इज नॉट कंपाइल्ड बाय कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर के द्वारा इसको कंपाइल नहीं किया जाता है, ये रन नहीं की जाती है। अब बात आती है टाइप ऑफ कमेंट लाइन। ये कितने टाइप्स की कमेंट लाइन होती है, तो ये होती है आपकी 2 टाइप्स की। एक होता है हमारा सिंगल कमेंट लाइन और एक होती है हमारी मल्टीपल कमेंट लाइन। तो हमारी ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंगल कमेंट लाइन और एक होती है मल्टीपल कमेंट लाइन। तो सिंगल कमेंट लाइन, इट इज कमेंट ओनली सिंगल लाइन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करेगी। इसको हम किससे यूज करते हैं, सिंगल स्लैश से यूज करते हैं। जैसे मैंने कि ये यूज किया हुआ है, तो यानी कि जैसे मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये क्या है, हमारा सिंगल कमेंट लाइन है। यदि हमें एक ही लाइन को कमेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल कमेंट लाइन। इस लाइन को भी हम बीच में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ वेलकम टू सी लैंग्वेज, तो इसके बाद में भी हम यहां पर लिख सकते हैं कि दिस इज यूज्ड टू प्रिंट द, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं, तो फिर भी आपका एरर नहीं आएगा। यानी कि जहां पर ये डबल स्लैश लग जाएगा जो सिंगल कमेंट लाइन के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब कंपाइलर यहां से आगे चेक नहीं करेगा, यहां से आगे इसको नहीं रन करेगा, तो आपका एरर नहीं आने वाला है यदि आपका डबल स्लैश लग जाता है। यानी कि सिंगल कमेंट लाइन के लिए क्या लगता है, आपका डबल स्लैश। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मल्टीपल कमेंट लाइन। अब मल्टीपल कमेंट लाइन क्या होता है, तो साथियों यदि हमें एक से ज्यादा लाइन लिखनी है, यानी कि बहुत सारा कोड लिखना है, बहुत सारा यहां पर लिखना है एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें 2, 3, 4, 5, 6 लाइन लिखनी है, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लाइन के आगे ये कमेंट लगाना पड़ेगा, सिंगल कमेंट लाइन, यानी कि हमारी ये 4, 5, 6 जितनी भी हमारी लाइन है उनको सबको कमेंट करना पड़ेगा। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें यदि हमें मोर देन 1 लाइन कमेंट करनी है, तो ये हमारी 5 लाइनें, 6 लाइनें, 10 लाइनें, कितनी भी आपकी लाइन है, मैक्सिमम लाइन, तो हम उसको क्या करेंगे, स्लैश से स्टार्ट करेंगे और स्लैश से स्टार्ट करेंगे और यहां से स्टार, स्लैश स्टार, और जहां पर भी हमें जितनी भी हमारी लाइन है, जहां पर हमारी वो खत्म हो रही है, जहां पर भी वो हमारी एंड हो रही है, वहां पर हम उसको किससे क्लोज कर देंगे, स्टार और स्लैश से। यानी कि पहले हमारा क्या है, स्लैश, और यानी कि बीच में पहले स्टार से क्लोज और बाद में बाहर क्या आएगा हमारा। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है क्योंकि यहां पर हम मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम स्टार बाद में लगाते हैं और स्लैश पहले लगा देते हैं, तो ये हमारा स्टार बीच में आएगा और आपके स्लैश बाहर आएंगे और सिंगल स्लैश आएगा। मल्टीपल लाइन कमेंट लाइन में क्या आएगा, आपका एक ही स्लैश आएगा और सिंगल कमेंट लाइन में आपके 2 स्लैश आएंगे। तो आप समझ गए होंगे सिंगल कमेंट लाइन और मल्टीपल कमेंट लाइन।
तो साथियों पूरी वीडियो देखने के बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है जो भी आप फीडबैक देंगे। अब बात करते हैं, यहां पर आता है हैज। ये हैज क्यों लगा हुआ है, ये हैज का मतलब क्या है, इसको हम हैज बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो साथियों इसको अभी हम नॉर्मली क्या है, ये हमारा हैज है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको हम हैज नहीं बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में होता है ये प्री प्रोसेसर, इसको हम बोलते हैं क्या, प्री प्रोसेसर। प्री मीन्स पहले और प्रोसेस मीन्स प्रोसेस कराना, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ये होता है हमारा प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जहां पर भी हैज लगा हुआ है उस लाइन को पहले प्रोसेस में लेके आए। तो यहां पर हमने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h, तो यहां पर हम और भी चीज लिख सकते हैं। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैज इंट a और 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज हम यहां पर लिख सकते हैं। तो हैज का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उस लाइन को प्रोसेस में लेके आए। इसके नाम से पता चल रहा है हैज से प्री प्रोसेसर। इसको हैज नहीं बोलेंगे प्रोग्रामिंग में, क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेस का पहले, सबसे पहले इसको प्रोसेस में लेके आए जहां पर भी हैज लगा हुआ हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंक्लूड। अब ये इंक्लूड क्यों लिखा हुआ है, इंक्लूड का क्या मतलब है। इंक्लूड क्या है, एक हमारी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी बोले तो एक फोल्डर है जहां पर हमारे ये फंक्शन स्टोर हैं, यानी कि stdio.h, conio.h, math.h, बहुत सारे फंक्शन हमारे यहां पर स्टोर हैं। क्लियर स्क्रीन, गेट ch, ये सब फंक्शन कहां पर स्टोर हैं, इंक्लूड फोल्डर के अंदर, जहां से हमारे ये फंक्शन क्या होते हैं, यहां पर आते हैं। अभी फंक्शन क्या होते हैं इनको भी हम बताएंगे। तो ये फंक्शन सब कहां पर स्टोर हैं, इंक्लूड फोल्डर के अंदर हैं, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं इंक्लूड को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये टैग। ये जो हमारा, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखे हुए हैं, क्या हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम टैग के बीच में ना लिख के किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर ही हम लिख देते हैं stdio.h, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है, प्रोग्राम आपका फिर भी रन करेगा यदि आप टैग ना लगा के डबल कोट्स के अंदर आप इसको लिखेंगे तो प्रोग्राम आपका फिर भी रन करेगा। अब लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी stdio.h है या conio.h है या और भी हमारे फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन किसके अंदर स्टोर है, मैंने अभी आपको बताया इंक्लूड फोल्डर के अंदर। यदि आप अपना जो फंक्शन बनाएंगे, कोई भी आप फंक्शन बना सकते हैं, उस हेडर फाइल को, अपनी हेडर फाइल को, उसको हम हेडर फाइल बोलेंगे, जो भी आप हेडर फाइल बनाएंगे उस हेडर फाइल को आप इंक्लूड फोल्डर के अंदर ना स्टोर करके किसी दूसरे फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो आपकी जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होगी। वो इंक्लूड आपकी नहीं होगी प्रोग्राम में यदि आप किससे यूज करेंगे, टैग के थ्रू यूज करेंगे। अब यदि आपने एक अपना पर्टिकुलर फोल्डर बनाया है, उसमें अपनी हेडर फाइल स्टोर कर रखी है और उसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि उसका पूरा पाथ दे सकते हैं। जैसे कि आपने वो डी ड्राइव में स्टोर कर रखा है और डी ड्राइव में स्टोर कर रखा है किसी भी एक फोल्डर के नाम से, जैसे आपने सपोज दैट सी प्रोग्रामिंग के नाम से आपने कर रखा है, सी नाम से एक फोल्डर बना रखा है डी ड्राइव में, और वहां पर आपने बनाया है इंक्लूड हेडर फाइल के नाम से फोल्डर बनाया है, और हेडर फाइल के नाम से आपने फोल्डर बनाया है और उस फाइल का नाम आप दे दीजिए। उस फाइल का नाम सपोज दैट क्या है, प्रोग्राम है, program.h। तो इस तरीके से आप उसका पूरा पाथ दे सकते हैं। पूरा पाथ जो आप देंगे वो सिर्फ और सिर्फ डबल कोट्स के अंदर दे सकते हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, लेकिन आप जो ये टैग लगाते हैं, टैग के बीच में पर्टिकुलर पूरा पाथ नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस है दोनों में, जो हम टैग के बीच में और हम डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैग क्यों लगाए जाते हैं, क्लियर हो गया होगा कि एक पर्टिकुलर, ये जो होगा एक पर्टिकुलर, आप ये समझ सकते हैं जो टैग जो है एक पर्टिकुलर जो आपका फोल्डर है इंक्लूड, इसमें इसको सर्च करेगा कि stdio.h है या नहीं है। और जो डबल कोट्स हम लगाते हैं, डबल कोट्स एक पर्टिकुलर पाथ के लिए भी हम लगा सकते हैं। कहीं पर भी आपके पूरे कंप्यूटर में जहां पर भी फाइल है आप उसका पूरा पाथ दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा stdio.h क्यों लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं stdio.h की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। तो
इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि ये क्या है हमारी एक, यहां पर मैं इसको भी साथ में ले लेता हूं, इसमें लगा हुआ है .h, तो ये क्या है हमारी एक हेडर फाइल है। क्या है .h का मतलब क्या है, ये है फाइल एक्सटेंशन, इसको हम बोलेंगे फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मतलब इसका एक क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है, ये बता रहा है कि ये किसकी फाइल है, हमारी हेडर फाइल है। जैसे कि आपकी वर्ड की फाइल होती है .doc से, जैसे नोटपैड की फाइल होती है .txt, और आपका इसी तरीके से जैसे पावर पॉइंट की फाइल है .ppt के नाम से हम सेव करते हैं, तो इसी तरीके से ये क्या है फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि ये बता रहा है कि ये क्या है, एक हेडर फाइल है। तो आपकी ये हेडर फाइल है, तो अब ये किसके लिए है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है printf, यानी कि printf लिखने से कोई चीज प्रिंट हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोड लिखा हुआ होगा। तो इसका जो कोड लिखा हुआ है, इस फंक्शन का जो कोड लिखा हुआ है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर है, यानी कि जो ये stdio.h है। तो यदि हमें printf फंक्शन यूज करना है, यदि ये हमें फंक्शन यूज करना है, तो ये हमें इंक्लूड करनी होगी हेडर फाइल। क्लियर है, यदि हमें इंक्लूड ये printf हमारी फाइल हमें यूज करनी है, तो फंक्शन यूज करना है, तो हमें ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली लाइन इंक्लूड करनी होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका conio.h। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैज इंक्लूड, इसके बाद में आता है हमारा conio.h। तो conio.h की यदि हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी कि यदि हमारी जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, ये भी क्या है हमारी एक हेडर फाइल है, और इसके लिए जो हमने फंक्शन है हमारे क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन है, इनका जो कोड लिखा हुआ है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, conio.h के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि यदि हमें getch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि ये फंक्शन हम यूज नहीं करते, तो हमें इस हेडर फाइल की आवश्यकता नहीं थी। तो आप समझ गए होंगे कि हेडर फाइल का मतलब क्या है, यानी कि इनमें क्या होता है, प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिनका ये कलेक्शन होती है हेडर फाइल। हेडर फाइल भी अभी हम बात करते हैं, हेडर फाइल भी चलिए साथ के साथ हम बता देते हैं आपको। हेडर फाइल भी, हेडर फाइल जो होती है हमारी, हेडर फाइल को आप बोल सकते हो कि ये जो हेडर फाइल है, या और भी आप अपनी हेडर फाइल हम बना सकते हैं। हेडर फाइल भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जैसे कि ये पहले से बनी हुई है, conio.h, stdio.h, math.h, process.h, बहुत सारी है, string.h, तो जिनको हम यूज करते हैं, उनके फंक्शन हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। इसी तरीके से आप अपनी भी हेडर फाइल बना सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, यानी कि वो किसने बनाई है, यूजर ने बनाई है, हमने बनाई है। तो वो भी आपकी इसी तरीके से बन जाती है, जिसमें जो कलेक्शन होगा वो किसका होगा, हमारे द्वारा बनाए गए फंक्शन का होगा। हम उसमें अपने फंक्शन बना सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बात करते हैं वॉइड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉइड। यदि हम वॉइड ना भी लिखें तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। यदि हम इसको प्रोग्राम में से हटा देते हैं, यहां पे प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे, तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। तो वॉइड का मतलब क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो वॉइड क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिटर्न टाइप आपका। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है हमारा, जब हम किसी फंक्शन से पहले जो भी चीज लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। यानी कि फंक्शन से पहले जो ये लिखा हुआ है वॉइड, क्या है, वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, यानी कि एक रिटर्न टाइप है। इसको हम यदि नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और बहुत जगह पूछा जाता है। यदि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सी लैंग्वेज का कहीं पर भी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि हम फंक्शन के आगे, कोई भी फंक्शन के आगे यहां पर रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, यानी कि यदि हमने वॉइड यहां पर नहीं लिखा हुआ होता, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सा रिटर्न टाइप होता, क्या रिटर्न टाइप होता, तो यहां पर रिटर्न टाइप होता बाय डिफॉल्ट इंट। तो याद रखिएगा, सी में बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, इंट, यानी कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी बताएंगे आगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अभी आप इसको यही समझना कि void इज अ रिटर्न टाइप बट इट इज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि void क्या है, एक रिटर्न टाइप है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यदि इसकी कोई डेफिनेशन भी पूछता है तो आप ये बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेन।
मेन क्या है, एक फंक्शन है। मेन क्या है, एक फंक्शन है, यानी कि ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी में यूज होता है मेन फंक्शन। कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें मेन फंक्शन ना हो। मेन की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो मेन को हम बोल सकते हैं मेन इज द मेन फंक्शन ऑफ अवर प्रोग्राम वेयर द कंपाइलर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, यानी कि मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। अभी मतलब कोड हमारा यहां से लिखा हुआ है, अब आप कहेंगे कि अब आप कह रहे हैं सर कि मेन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जी हां, फंक्शन जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा, मेन से करेगा। अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, विदाउट मेन कोई प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मेन फंक्शन ना हो। तो मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो साथियों यहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब हमने इसको फंक्शन क्यों बोला है, तो फंक्शन हमारा इसलिए बोला है क्योंकि इसके आगे क्या लगे हुए हैं, ये ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब ये ब्रैकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं, ये प्रोग्रामिंग में इनको ध्यान से देखिएगा, 3 टाइप्स के हमारे ब्रैकेट होते हैं। अब इसको हमने फंक्शन क्यों बोला है, कैसे है, तो इसलिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे जो ब्रैकेट होते हैं एक ये होते हैं और एक ये होते हैं और एक हमारे ये होते हैं। ये 3 टाइप के ब्रैकेट हमारे यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में और इनका सभी जगह मतलब बिल्कुल सेम होगा। याद रखिएगा, सभी जगह बिल्कुल मतलब सेम होगा। तो सबसे पहला होता है हमारा ये ब्रैकेट, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इनको, पेरेंथेसिस। और इनका मतलब क्या होता है, जहां पर भी ये होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। क्या बोलेंगे, फंक्शन। एक दो जगह अपवाद है, जैसे हमारा लूप के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली कहां पर यूज होंगे, फंक्शन के लिए। जहां पर भी ये लगे हुए होंगे पेरेंथेसिस, इसका मतलब क्या होगा, वो क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब ये जो होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं भाई, ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। सभी को पता होगा इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। जहां पर भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग में जहां पर भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एरे। एरे। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, तो जहां पर भी ये आपके ब्रैकेट आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उनको हम क्या बोलेंगे, एरे। अब इसके आगे क्या है भाई हमारा, ये हमारे कर्ली ब्रेसेस, इनको क्या बोलते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये बताते हैं हमारे लिमिटेशन कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर ये क्लोज हो रहा है। ये फंक्शन के साथ में भी यूज होगा, ये आपका स्ट्रक्चर के साथ में, बहुत सारी चीजों के साथ में यूज होगा। तो ये बताते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन के लिए। और कोई भी ब्रैकेट ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट हुआ और वो क्लोज ना हो। कोई भी तीनों में से ऐसा ब्रैकेट नहीं होगा, यानी कि कोई भी ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे तो उसे हमें क्लोज भी करना होगा। साथियों क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको फंक्शन क्यों बोला है, मेन को फंक्शन क्यों बोला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है फंक्शन के आगे यही हमारा लगा हुआ है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, लिमिटेशन, यानी कि ये फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक है, यहां पर ये क्लोज हो रहा है, यानी कि इसकी लिमिटेशन यहां से स्टार्ट होने के बाद में यहां तक है। यदि मैंने इसको यहां पर ना क्लोज करके यहां पे क्लोज कर दिया होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो है इतना ये गेट ch इसके बाहर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हमने लिखा हुआ है CLR SCR। CLR SCR इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपके पेरेंथेसिस आए वो क्या होगा, फंक्शन होगा। अब ये भी क्या है, फंक्शन है क्लियर स्क्रीन भी। तो अब क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, किस लिए हमने यूज करा है, यदि हम नहीं लिखते तो प्रोग्राम चलता या नहीं चलता, यदि हम इसको यूज नहीं करते तो प्रोग्राम फिर भी चलता। होता क्या, जो हमारी स्क्रीन जब हमारा आउटपुट आता तो उसमें जो प्रीवियस आउटपुट होता हमारा वो भी आता और हमारा ये भी आता। तो इसमें हमारा ये फर्क पड़ता है, ये क्या करता है, ये जो पुराने जो आउटपुट को हटाता है, यानी कि जो पुराना आउटपुट है उसको हटाता है, गार्बेज वैल्यू है उनको हटाता है और स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। CLR SCR यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब यहां पर एक चीज और है, इसके आगे लगे हुए हैं ये सेमीकोलन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। नॉर्मल सेमीकोलन बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये आपका प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन नहीं है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या है कि यहां से ध्यान से समझिएगा, टर्मिनेटर का मतलब है कि इस लाइन का मतलब यहां से खत्म हो गया है, अब ये यहां से बाहर आ गया, यानी कि लाइन से टर्मिनेट करना, बाहर आना, तो वो कहलाता है हमारा टर्मिनेटर। तो ये क्या कर रहा है, यहां से लाइन
से बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे, वो ये कि सर हमने मेन भी तो फंक्शन है, यहाँ पे तो हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया, अगर यहाँ पे आप टर्मिनेटर लगा देंगे तो आपका एरर आ जाएगी। अभी हम आपको बताते हैं क्यों आएगी। तो साथियों आपकी एरर इसलिए आएगी क्योंकि जब आप यहां पर टर्मिनेटर लगा देंगे तो टर्मिनेटर का मतलब है कि यहां से ये बाहर आ जाएगा। अब इसका इसके आगे कोई मतलब नहीं है। अब इसके आगे मतलब नहीं है तो फिर ये जो हमने बॉडी लगाई हुई है, ये जो हमारी बॉडी है, ये किसके साथ में है? तो ये किसके साथ में है? मेन के साथ में है। लेकिन हमने तो इसको यहां से टर्मिनेट कर दिया, बाहर कर दिया, तो इसलिए आपकी एरर आएगी। यानी कि जहां पर भी किसी भी फंक्शन के साथ में यदि बॉडी लगी हुई है, ये बॉडी लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके आगे टर्मिनेटर नहीं लग सकता है, टर्मिनेटर हम उसके आगे नहीं लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर CLR SCR के आगे कोई बॉडी नहीं लगी हुई, तो इसलिए इसका मतलब ये यहां से टर्मिनेट हो गया, बाहर आ गया, तो इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया है? ये टर्मिनेटर लगाया है। तो टर्मिनेटर का मतलब आप समझ गए होंगे हमें कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है आपका प्रिंटफ। प्रिंटफ भी क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, ये भी जहां पर पैरेंथेसिस लगे होंगे वो फंक्शन होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फंक्शन है। तो प्रिंटफ यानी कि कोई भी चीज हमें प्रिंट करनी है, कोई भी हमें आउटपुट लाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू सी लैंग्वेज, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वेलकम टू सी लैंग्वेज। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और भी है यहां पर कि प्रिंटफ की जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम यहां पर पुट्स भी लिख सकते हैं, पुट्स और वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो आप यहां पर पुट्स भी लिख सकते हैं। आप इसको रन करके देखिएगा, आपका पुट्स भी रन हो जाएगा। तो दोनों ही फंक्शन है, पुट्स भी फंक्शन है और प्रिंटफ भी फंक्शन है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको पूरा डिफरेंस इनके बीच में बताऊंगा। पुट्स फंक्शन पूरा हम पढ़ाएंगे, पुट्स क्यों यूज किया जाता है। इससे आगे नेक्स्ट हम यूज करते हैं गेट ch। गेट ch का मतलब क्या है? गेट ch भी क्या है? एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि हमने यूज किया हुआ है। अब गेट ch की फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर। ये क्या करता है? यदि हम गेट ch नहीं लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि यदि हमने गेट ch नहीं लिखा तो हमारा क्या आउटपुट आएगा? गेट ch नहीं लिखेंगे तो जो हमारा आउटपुट क्या होगा? स्क्रीन पर आएगा ही नहीं, यानी कि वो क्या करेगा? उसको होल्ड नहीं करेगा। तो गेट ch का मतलब क्या होता है? जो हमारा आउटपुट होता है उसको कलेक्ट करके स्क्रीन पे शो कराने का जो काम करता है वो क्या करता है? गेट ch फंक्शन कराता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गेट ch फंक्शन हमने क्यों यूज किया है। तो आई होप पूरा जो प्रोग्राम है आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है इसमें तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इसको रन, प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देखते हैं। अब रन करने के लिए भी इसमें दो चीज होती है, एक होता है हमारा यहाँ पर कंपाइल और एक होता है हमारा रन। अब कंपाइल में और रन में क्या डिफरेंस होता है ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो कंपाइल का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ। कंपाइल का मतलब होता है एक तरीके से एरर चेक करना, और रन का मतलब होता है जो हमारा एरर चेक करी है, चेक होने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करना। इसको पूरी डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम पहले इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि इसमें हमारी कोई एरर तो नहीं है, और उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे? रन करेंगे। तो हम प्रोग्राम को कर लेते हैं, यहां से जाएंगे। अब हम इस पे क्या कर लेते हैं? कंपाइल। प्रोग्राम को हमने किया क्या? कंपाइल। तो यहां पर हमारा क्या आ रहा है? नो एरर और नो वार्निंग। आप यहां पर देख सकते हैं, ना ही तो कोई हमारी वार्निंग है और ना ही कोई हमारी क्या है? एरर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले आपको कंपाइल करना कंपलसरी है। तो आपका आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हैं क्या? वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो साथियों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको आप यूज करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कमेंट लाइन में बताया था, आपको यहाँ पर कमेंट लाइन आप यूज करके देख सकते हैं, मल्टीपल कमेंट लाइन यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर टैग्स की जगह आप डबल कोट्स में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर पुट्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आप इसको रन करके देख सकते हैं। यदि कोई एरर आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।